चलो इधर ध्यान दो, सारे आपके डिस्कशंस को अभी बंद करिए, अब इधर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी परसिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स या ड्यू टू इट्स मोशन। तो हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed by a body due to its motion is called as kinetic energy। किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी समा गई है मोशन में आने के कारण, उससे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मिसाल के तौर पे एक बुलेट, बंदूक की गोली, मैं इस दीवार पे उसको अपने हाथ से सब फेंक के मारूंगा, दीवार को कुछ भी नहीं होगा, मगर वहीं अगर उसको गन में लोड करके मारेंगे तो दीवार में गड्ढा हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन में वॉल पर वर्क ज़्यादा हुआ, ऐसा क्या हुआ सेकंड सिचुएशन में कि भैया यहाँ पर ये वॉल पे वर्क ज़्यादा हो गया? आप बोलेंगे उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने की वजह से कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बढ़ गया, है ना? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बढ़ गया। तो ये मोशन में आने के कारण जो किसी चीज़ के अंदर एनर्जी आ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला जो आएगा वो आता है हाफ ऑफ mv²। मगर ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है when v is very much less than c, where that is speed of light in vacuum। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा छोटा है स्पीड c से। c बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इफ v is comparable to c, मतलब v की जो वैल्यू है c से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, कंपैरेबल है, तो इन दैट सिचुएशन आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? तो इन दैट सिचुएशन फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा mc² √1 माइनस v² अपॉन c² माइनस mc²। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। खैर ये सिर्फ एक बार लिखने के हिसाब से तो तुम्हारे को इस पर कुछ भी नहीं आता। अब ये पॉइंट ऐसा है कि देखो न्यूटन का और आइंस्टाइन का एक चीज़ को लेकर थोड़ा डिफरेंस आया था। न्यूटन का वो मानना ये था कि एक ऑब्जेक्ट का मास हर हाल में कांस्टेंट रहता, अगर वो रुका हुआ है तब भी कांस्टेंट है, और जब वो मोशन में होगा तब भी वो क्या है? कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बुलेट है, 10 ग्राम की बुलेट है। बुलेट कितने की है? 10 ग्राम की। तो जब मैं उसे फायर करूँगा, जब वो स्पीड से जा रही होगी तब भी उसका मास कितना होगा? 10 ही ग्राम होगा, मास थोड़ी बढ़ जाएगा। ऐसा न्यूटन का मानना था। मगर आइंस्टाइन का मानना अलग था। आइंस्टाइन बोले नहीं ऐसा नहीं होता। उनका ये मानना था कि भैया जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो एक थ्योरी दिए थे उन्होंने, रेस्ट मास की और मोशन की मास की थ्योरी। वो अपन न्यूक्लियर एटम शायद से चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, है ना? मगर वो जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो खैर ये हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी को आप मोमेंटम के टर्म्स में भी दे सकते हैं। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ mv²। मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, m² v² अपॉन m। m² v² क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। तो ये मेरे पास एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, p² अपॉन ट्वाइस m। ये तो था ही, बहुत पहले से तुम देखते आ रहे होंगे इसको, है ना? यहाँ पे अब अगर तुमने नोटिस किए होंगे, एक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी मास को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ग्राफ प्लॉट करो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ प्लॉट करो,
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ प्लॉट करो। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर क्या बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। मगर वहीं अगर उसने बोला कि भाई मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का एक ग्राफ प्लॉट करके बताइए, मगर इस बार मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट, तो भैया यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आया समझ में? ओह सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना? हाँ सही है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, आप चाहे वेलोसिटी बोलो या चाहे मोमेंटम बोलो, उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा ही आएगा, पैराबोलिक कर्व। चाहे वेलोसिटी बोलो चाहे मोमेंटम बोलो, उसका ग्राफ कैसा आएगा? सीधा आएगा। चलो आपसे पूछता हूं मैं, देखते कितने लोग इसको सही बता पाएंगे मुझे। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम के स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन है ना, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर डायरेक्ट ये स्क्वायर जो है इसका पावर जैसे कि वैसी पावर आ गया अगर उसका, है ना, तो भाई वो सिंपली जो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ये बात ध्यान में रखना, लिख लो ये सारी चीज़ें, सारी बातें लिखो। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन जो हमारा है काइनेटिक एनर्जी को लेकर, 2 masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of their the ratio of their respective linear momenta is. जो मास का रेशियो देकर मोमेंटम का रेशियो पूछा है, उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की कैसी है? सेम है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि भाई तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो P1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M1 इज इक्वल्स टू P2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ M2। ओके, तो P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M2। तो 1:9, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:3। कौन सा ऑप्शन आया फिर? सी ऑप्शन। लिखिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। Example, a 300 gram mass has a velocity of 3i cap plus 4j cap meter per second at a certain instant. Full stop. What is its kinetic energy? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 1.35 जूल, सेकेंड ऑप्शन 2.4 जूल, थर्ड ऑप्शन 3.75 जूल एंड द लास्ट वन 7.35 जूल। मेरे को क्या क्या दिया हुआ है उसकी लिस्ट बनाता हूं। सबसे पहले मुझे दिया गया है मास 300 ग्राम,
किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 0.3 किलोग्राम है ना, 300 इंटू 10⁻³ 0.3 किलोग्राम। वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। देखो एक प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको उसका सिंपली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालो उसका, देख कर ही बोलते अपन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपली इसने काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, तो हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 25 ये हो जाएगा 7.5/2, यानी कि ये हो जाएगा 3.75 जूल्स। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, a body of mass 0.8 kilogram has initial velocity (3i cap minus 4j cap meter per second) and final velocity minus 6j cap plus 2k cap meter per second. Full stop. Find change in kinetic energy of the body. First option 2 joule, second 4, third 6, and the last 8 joule. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। जैसे अगर मैं बोलूँगा सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मास दिया गया है, दैट इज़ 0.8 किलोग्राम्स। इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। क्या लगता है v1 की वैल्यू क्या रहेंगी? √36 और नहीं सॉरी 3 और 4 है ना, तो 5 रहेगा, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। और v2 क्या रहेगा? 36 प्लस 4 यानी कि 40, √40, √40 लिखो, वैसे भी स्क्वायर होकर रूट हटने वाला है, तो √40 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे दोनों काइनेटिक एनर्जीज को माइनस करना पड़ेगा। दोनों में क्या कॉमन है? मास। तो मैं हाफ ऑफ m को कॉमन निकाल सकता हूँ, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ मास कितना है अपना 0.8, v2 का स्क्वायर यानी √40 का स्क्वायर जो कि 40 हो जाएगा, माइनस v1 का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15, 6 होना चाहिए इसका आंसर, है ना। अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता? 60 होता। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 6।
नेक्स्ट, if the momentum of a body is increased by 0.01%, comma, its kinetic energy will increase by, first option 0.01%, second option 0.02%, third option 0.04%, and the last option 0.08%. तो यहाँ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम 0.01% दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछा हुआ है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है p²/2m, यानी कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। कांस्टेंट को मारो गोली, इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर कभी भी किसी चीज़ में परसेंटेज चेंज पूछा जाए और एक परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, जैसे मोमेंटम का दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, अगर वो वैल्यू 10% से कम है, अगर वो वैल्यू 10% से कम है, आप डायरेक्टली उसको उसके पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 multiplied by percentage change in momentum. Therefore, percentage change in kinetic energy 2 multiplied by 0.01%, यानी कि 0.02%। समझ में आया? ये डायरेक्टली पावर से इसको मल्टीप्लाई करो। जो भी वैल्यू मोमेंटम का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, मोमेंटम का पावर 2 है, तो उसके 2 के पावर से इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, if the momentum of a body is increased by 50%, then the percentage increase in kinetic energy is, first option 50%, second option 100%, third option 125%, and last option 150%. मोस्ट कॉमन मिस्टेक
मोस्ट कॉमन मिस्टेक 100%, इवन टीचर्स भी बोल देते हैं ये लोग, कई टीचर्स जो नए पढ़ाते हैं तो वो भी ये बोल देते हैं 100%, गलत है। मैंने ये बोला था पावर से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कब कर सकते तुम, 10 से नीचे, 10 से नीचे है कि ये परसेंटेज ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज इंक्रीज किसका पूछा हुआ है, क्या हो गया? परसेंटेज चेंज किसका पूछा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी का। गौर से देखो, एक एक स्टेप देखो, बहुत बार आने वाला ये चीज सामने तुम्हारे। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा आपका बेसिक फॉर्मूला है जिस चीज का निकालना है। हमेशा याद रखें, किस चीज का भी परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो क्या, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ किसका पूछा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी का। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। डेटा किसका दिया हुआ है तुमको? मोमेंटम का। तुम ये देखो कि मोमेंटम में क्या चीज दिया हुआ है। उसने बोला देख, पुराना वाला जो मोमेंटम है ना, उससे 25% ज्यादा नया वाला मोमेंटम है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं P2 ये जो है ना, ये 50%, सॉरी P1 प्लस 50% उसके अंदर ऐड हो गया। P1 जैसे कि वैसे ही है, उसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना 50%। अरे छोड़ उसको, क्या हुआ? वो तो वो चलते रहेगा, वो छोड़ उसको, है ना। पुराना मोमेंटम P1, पुराना मोमेंटम P1, पुराना मोमेंटम P1, उसमें क्या हुआ? 50% और ऐड हो गया। 50% क्या हो गया? और ऐड हो गया। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देखो P1 प्लस 50 अपॉन 100 P1, P1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ P1, ये है 3/2 टाइम्स ऑफ P1। ये किसकी वैल्यू आ गई? P2 की। कि P2 जो है वो असल में 3/2 टाइम्स ऑफ P1 है। हाँ या ना, ये समझ में आ गया? अब जैसे कि हमारे पास जिस चीज़ का डेटा दिया हुआ था, हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वो कैसा आता है। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आता है P² अपॉन ट्वाइस है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। तो एक तो आप P² अपॉन ट्वाइस एम पूरा डालो, P2² अपॉन ट्वाइस एम माइनस P1² अपॉन ट्वाइस एम अपॉन P1² अपॉन ट्वाइस एम, और ट्वाइस एम कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट P² डालना। देखो समझ में आ रहा है कि भैया ये देखो सिर्फ ये चीज़ चेंज हुई, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो डाल के ज़बरदस्ती अपनी मेहनत क्यों कर रहे हो वेस्ट अपन? वैसे भी वो कॉमन निकल के क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है। तो डायरेक्ट आप उसके जगह K के जगह P डालिए, मगर K की जगह सिर्फ P नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? P²। K और P का रिलेशन क्या है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। तो K के जगह मैं डालूंगा P²। तो देखो अब ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ठीक है, चलो भाई बताओ P2 कितना है? 3/2 टाइम्स ऑफ P1, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 P1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर वाला P1² कॉमन निकलेगा, नीचे वाले P1² से वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या फिर? 9 अपॉन 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो भाई इसका स्क्वायर रह गया ना, नहीं हो गया, स्क्वायर तो हो गया। करो कितना आ रहा फिर ये ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 माइनस 4 क्या होता? 5। तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता? 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता? 125। तो एक्चुअल का आंसर कितना रहेगा फिर? 125%। आया समझ में? ये एक्चुअल तरीका इसको सॉल्व करने का। परसेंट डायरेक्ट पावर को मल्टीप्लाई मत करना, बहुत जगह गड़बड़ होती है। इवन जो नए टीचर्स है वो भी शायद ये गलती कर देते हैं, वो असल में कहीं लिखा हुआ नहीं है ये।
कोई किताब में दिया नहीं है कि ऐसा सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, क्या हो गया? इधर ध्यान दो रे बेटा, ये लिखो अगला वाला। काइनेटिक एनर्जी of a particle is increased by 300%. Full stop. Find the percentage increase in its momentum. Find the percentage increase in its momentum. First option 100%, second option 200%, third option 300%, and the last option 150%. अब किसका परसेंटेज चेंज दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी का। और किसका परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है? मोमेंटम का। किसका दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी का। किसका पूछा हुआ है? मोमेंटम का। देखो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100। आया ना? ठीक है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोला? जो सेकेंड टाइम जो काइनेटिक एनर्जी आई थी उसमें 300% पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी जुड़ गई, ऐड हो गई, है ना? इंक्रीज्ड बाय K1 में ऐड हो गया 300% ऑफ K1। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 300 अपॉन 100 K1, तो ये हो जाएगा 4K1। तो मुझे ये पता चला नई वाली काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे क्या? अब मुझे, क्योंकि मोमेंटम का रिलेशन पूछा है, डेटा काइनेटिक एनर्जी का दिया है, मुझे उनके बीच में का रिश्ता निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है। मैं बोलूँगा देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के, है ना? P की जगह आप P का फॉर्मूला क्या बन जाता फिर? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के। यानी P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? अंडर रूट ऑफ K को। यानी तुम P2 के जगह क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ K2, और K1 की जगह क्या, P1 की जगह क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ K1। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K2 माइनस अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अंडर रूट ऑफ K2 कितना है? 4K1 माइनस K1 अपॉन K1
मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब तुम क्या करेंगे, यहाँ से रूट k1 को कॉमन निकालेंगे और उसे कैंसिल कर देंगे। बचेगा यहाँ पर सिर्फ क्या, √4 -1, यानी यहाँ बच जाएगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 100। समझा ना? रूट k1 तो कॉमन निकला, कैंसिल हो गया। √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और √1 की वैल्यू क्या रह जाएगी 1। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 100%। सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 100%। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ध्यान देके अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट, running man has half the kinetic energy of that of a boy. Half the kinetic energy of that of a boy. Of half his mass. Full stop. The man speeds up. The man speeds up by 1 meter per second, so as to have same kinetic energy as that of boy. क्या हो गया, क्या मसला है? As that of boy. Full stop. The original speed of man will be, first option √2 meter per second, second option √2 - 1 meter per second, third option 1 upon √2 - 1 meter per second, and the last 1 upon √2 meter per second. ऑप्शन सी 1 upon √2 - 1 निकालो। कैसे कैलकुलेट किया आपने? दो कंडीशंस हैं, है ना? पहली एक कंडीशन दी गई है, दूसरी एक कंडीशन दी गई है। दोनों कंडीशंस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, एक आदमी के बारे में बात किया गया है। उसने ये कहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैन इज हाफ दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन
इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। ठीक है, ऑफ हाफ इज मास, मतलब लड़के का जो मास है मैन के मास से क्या है, हाफ है। तो जब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, मान लो कैपिटल लेटर्स में आदमी के लिए, मैन के लिए चुनने वाला हूँ, स्मॉल लेटर्स बॉय के लिए, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, है ना। तो लड़के की स्पीड स्मॉल वी होगी और आदमी की स्पीड क्या है, कैपिटल वी। लड़के का मास कैपिटल एम, सॉरी लड़के का मास स्मॉल एम, आदमी का मास कैपिटल एम। ये आदमी की काइनेटिक एनर्जी, ये लड़के की काइनेटिक एनर्जी, और जैसे कि उसमें कहा गया ये हाफ है, ये हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, एम वी स्क्वायर। और स्मॉल एम की जगह भी आप क्या डाल सकते हैं, कैपिटल एम अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, m by 4 v square, the original speed of the man will be, ठीक है। तो m और m हुआ कैंसिल, यानी कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 में मेरे पास कैपिटल V और स्मॉल v का ये रिलेशन सामने आया, है ना। अब मैं जाऊंगा कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ाया, आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ाया, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अब जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी की है आदमी की, वो लड़के की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। लड़के ने कुछ नहीं किया, लड़के की काइनेटिक एनर्जी अभी भी वही है जो पहले थी, सिर्फ किसने चेंज किया अपनी काइनेटिक एनर्जी को, आदमी ने। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज नाउ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। अब कैसे हुआ ये पॉसिबल, और उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्मॉल एम स्मॉल वी का होल स्क्वायर। ओके, और जैसे कि आपको मालूम है हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैपिटल एम वी प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्मॉल एम की जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम अपॉन 2, कैपिटल एम हुआ कैंसिल, अच्छा ये रह गया वी स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो फॉर वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं चाहूं तो स्मॉल वी स्क्वायर की जगह ट्वाइस वी स्क्वायर डाल सकता हूं। देखो स्मॉल वी की वैल्यू अपने को निकालना क्या है, कैपिटल वी निकालना है कि स्मॉल वी निकालना है, कैपिटल वी, वेलोसिटी ऑफ मैन पूछा है ना। तो मैं स्मॉल वी के जगह यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू उठाऊंगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल वी और उधर डाल दूंगा। तो फिर ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, v प्लस 1 का होल स्क्वायर 4v स्क्वायर अपॉन 2, जो कि क्या हो जाएगा, v प्लस 1 का होल स्क्वायर 2v स्क्वायर, है ना। अब आगे क्या करेंगे अपन, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, इसका लूंगा मैं स्क्वायर रूट। याद रखना ये कैपिटल V बन चुका है आपको। ठीक है, अब ले लो उसका स्क्वायर रूट, देयरफॉर कैपिटल V प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ V। इसको इधर लेके आओ, 1 इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ V माइनस V। V को कॉमन निकालो, रूट 2 माइनस 1, देखो V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सी। वेरी गुड। 7 कैसे किया था तूने, ये तारीख क्या था, हाँ अच्छा लग गया, ठीक है, आया समझ में। अब इसमें एक और सवाल आता है, इसमें अक्सर लड़के की स्पीड पूछता है, बॉय की स्पीड पूछता है। तो बॉय की स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैपिटल, ये पूरा यहाँ तक तो सेम आना है आपको, यहाँ तक तो कहाँ गया वो इक्वेशन, यहाँ तक है ना। इसको चलो मार्क कर देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 2 तक, इक्वेशन नंबर 2 तक तो सेम आना है। तुमने वहाँ पर से स्मॉल v की वैल्यू उठा के इधर डाले थे, अब क्या करो तुम,
कैपिटल वी की वैल्यू उठा के डालो इधर, आया समझ? लिख लो when a man increases his speed by 2 meter per second, comma, he finds that his kinetic energy is doubled. Full stop. Find the original speed of the man. Find the original speed of the man. First option, √2 minus 1 meter per second. Second option, 2 √2 minus 1 meter per second. Third option, √2 plus 1 meter per second. And the last option, 2 √2 plus 1 meter per second. ये 4 ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं। जिसका ये हो गया, ये वाला ट्राई करो। एक आदमी अपनी स्पीड को 2 मीटर से पर सेकंड से बढ़ाता है सिर्फ, और वो ये देखता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पहले से डबल हो चुकी है ना। तो वो बोल रहा है कि भाई पता लगाओ कि आपकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो आदमी की कितनी थी। वो खुद ही अकेला है, ऐसा नहीं कोई और बॉडी के साथ या कोई और पर्सन के साथ कंपैरिजन, खुद के साथ कंपैरिजन है ना। सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। चलो करो कैलकुलेट। सेकेंड टाइम की जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ डबल ऑफ द फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर, है ना। हाफ m क्या हो गया, कैंसिल। v2 स्क्वायर, v2 कितना है बेटा अपना, v1 प्लस 2 है। क्या हुआ है इसमें, अपनी स्पीड को उसने कितने से बढ़ाया, अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया ना। तो पुरानी वाली स्पीड में 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू ऐड हो गई, अब नई वाली स्पीड आ गई। फिर ले लो स्क्वायर रूट v1 प्लस 2 √2 टाइम्स ऑफ v1। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए v1 को लाओ इधर, तो 2 इज इक्वल्स टू √2 v1 माइनस v1 निकलेगा कॉमन, √2 माइनस 1 अपॉन v1। फिर उसके बाद वो जाएगा उधर डिवीजन में, v1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √2 माइनस 1, 2 अपॉन √2 माइनस 1, 2 अपॉन √2 माइनस 1, 2 अपॉन √2 माइनस 1।
आंसर कुछ अलग तरीके से। एक बार पहले चेक कर लूँ मैं, v2 स्क्वायर terms of k1 half of m v2 square 2 multiplied by half of m v1 का square m half of m cancel 2 multiplied by v2 square is equal to v1 plus 2 का whole square 2 twice of v1 का स्क्वायर रूट ले लिए तो √2 हो गया। इसको इधर लेके गए √2 - 1 v1 को उधर लेके गए, तो v1 को उधर लेके गए 2/√2 - 1। चलो खेल देखो मैं क्या करने वाला, तुमने ये पढ़े होंगे आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में। क्या है याद नहीं आ रहा मुझे, याद इसको मेथड को याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं इसको, रैशनलाइजेशन है ना। मैं √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट है ना, 2 × √2 + 1 अपॉन इसका a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा और ये हो जाएगा 2 - 1, तो v1 = फिर हो जाएगा 2 √2 + 1। आपका कौन सा ऑप्शन लास्ट। या एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे, अगर आप ये दिमाग में नहीं आ रहा, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक्सपांड करो, a + b होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में आएगी, तो ये वाला हमारा रहेगा आंसर प्लस वाला। ठीक है, देख लो। इनफ फॉर टुडे।